बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, तो आज हम करने लगे हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज और 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs है, वो आप खुद कर लेंगे। वैसे वो जो उसको मैं एंड पे आपको सारे MCQs ना पूरी बुक के इकट्ठा करवा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। सॉरी। अच्छा जी, इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 3/5 देन वेरीफाई दैट। आसान से क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ये आपने वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये सिंपल से क्वेश्चन है। आपने ए बी सी की वैल्यूज आपने सारी पुट कर दी, ठीक है। यहाँ भी इनको सबको दोनों को एक साथ ही कर लें बेशक आप, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेफ्ट राइट साइड भी करके कर सकते हैं इसे। खैर, ये 3/2, 5/3 प्लस 7/5 लिखा। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा। आपने एलसीएम लिया, 3 5 15 तो 5 5 25, या क्रॉस मल्टीप्लाई आप कह लें, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एलसीएम लिखिए, ये आंसर आ गया। फिर ये आया 3/2 इंटू 46/15। ये कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है, और आप मल्टीप्लाई करके बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर कैंसिलेशन ही हमारे लिए बेहतर है, ताकि हम इस तरह से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें। अब इस तरह से इस साइड पे जो है वो 3/2 5/3, ये कैंसिल हो गया, ये वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई किया इसे, ये 21/10, ये 5/2, ठीक है। अब आप यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये फिर आपके पास 46/10 आया, जिसका आंसर 23/5 आ गया। सिंपल सा प्रूफ, ठीक। सेकंड भी आपने इसी तरह से प्रूफ कर लेना है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरह से हमने एलसीएम वगैरह लेना है और मल्टीप्लाई करना है, फिर कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी यही काम है आपका। ABC आपको दिए हुए हैं, ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, इसी तरह से आपने एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लेना, फिर ये आपका आंसर निकल आएगा दोनों साइडों का। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से, वो प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी आंसर इजीली निकल आता है। इनमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी बात लेकिन इम्पॉर्टेंट। वो कहता है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। डेफिनेटली है ज़ीरो एक रैशनल नंबर, क्योंकि आप ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/3, 0/a, 0/4, 0/-5, 0/7, 0/100, जो मर्ज़ी आप लिखें, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। तो जब आप ज़ीरो को P/Q की शेप में लिख सकते हैं तो इट्स मीन ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, रैशनल नंबर एज ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, ठीक है। अच्छा, पाँचवा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़, ये प्रॉपर्टी लिखनी थी, ये आप लिख लें, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद ही करनी है। आगे आपके पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपसे वो कहता है कि आपने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 4 और 5, ठीक है। ये हमने पीछे भी किया था, आपको बताया था तरीक़ेकार इसका, कि रैशनल नंबर निकालने के लिए हमने इसकी एवरेज निकालनी होती है। जो नंबर दिए होते हैं 4 और 5 के दरमियान के रैशनल नंबर बताने हैं, तो 4 और 5 की एवरेज निकालनी है। 4 और 5 की एवरेज मतलब आपने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो ये 9/2 आपका आंसर आ गया, यानी फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। पॉइंट में इसे लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा हुआ आपको, ठीक है। 9/2 फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? आप ये 9/2 ले लें और इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लें, जो मर्जी, फिर उसकी एवरेज निकाल लें आप, तो आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं कर रहा हूँ इसको 4 और 9/2 को, इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। 4 + 9/2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको दोनों नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड ही करना होता है ना, एवरेज या मीन जो मर्जी आप कह लें, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको इस तरह लिख देंगे तो आपके लिए आसान है। ये 1/2 साइड पे कर दें और ब्रैकेट में लिख दें 4 + 9/2, ठीक है। इस तरह से 4 के नीचे आपको पता है 1 मौजूद होता है, तो 1 लिख देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं। 2 आपका एलसीएम में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8, 9 1 9, 8 + 9 17/2, और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 17/4। ये आपका दूसरा रैशनल नंबर आ गया। आप चेक कर सकते हैं 9/2 जो है ये 4.5 होता है, यानी 4 और 5 के दरमियान वाली बात है, और 17/4 जो है ये भी 4 और 5 के दरमियान ही कोई नंबर आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 4 16, 1 आया, 4 2 8, 4.25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 4 और 5 के दरमियान वाला ही। आगे 7 क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। ये क्वेश्चन भी इस तरह की चीज़ मैंने आपको करवाई भी, 27 की पावर 2x है, और ये
क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे इससे पहले। 27 का आपने एलसीएम लिया, 3 का क्यूब आ गया, ये 2x पावर वैसी और ये 1/3। अब आपको पता है ये पावर और ये पावर तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से दिए हुए ब्रैकेट में। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इकट्ठा भी मल्टीप्लाई की शेप में, 3 × 2x मल्टीप्लाई 1/3, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2x आ गया, जिसको हम 3 का स्क्वायर करके x, ठीक है, 3 की पावर 2x है ना, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 की 2 और ये बाहर फिर x डाल दें, तो 9 की पावर x भी आ सकता है, ये 3 की पावर 2x भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, यानी ये 9 की पावर x, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम उसे 2x को ब्रेक करके इस तरह से लिख देंगे सॉल्व करने की। आगे इसका फर्स्ट पार्ट अच्छा मैंने सेकंड पार्ट आपको करवाया, फर्स्ट पार्ट आसान से था, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट है 6 × 3 की पावर n-2 ओवर 3 की पावर n+1 - 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ये 6 × 3 की पावर n-2 आपने वैसे लिख दिया, ये 3 की पावर n+1 - 3 की पावर n है, इन दोनों में से आपने 3 की पावर n कॉमन ले लेना है। इस मेथड मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई हुई है पहले भी, एक्सरसाइज आपकी जो थी 1.1 में शायद, हाँ 1.2 के अंदर था शायद हमने, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ, 3 की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ से आपको देखेंगे n+1 है ना, तो 3 की पावर 1 बच जाएगा और ये यहाँ से अकेला 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 की पावर n कॉमन लेने का मतलब यही है ना, इन दोनों में से 3 की पावर n बाहर आ जाएगा, तो यहाँ n+1 है, यानी 3 की पावर n × 3 की पावर 1 है। फिर बता दूँ आपको ये चीज़, ये देखें ये चीज़ ऐसे है, 3 की पावर n × 3 की पावर 1, यही होता है n+1, और ये है 3 की पावर n। तो ये जब कॉमन लेंगे हम 3 की पावर n, तो आपके पास 3 की पावर n कॉमन है, तो यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। तो ये सेंस थी, ठीक है इसमें। और भी मैंने आपको इसके मुख्तलिफ तरीके बताए थे, जिस तरह मर्जी हम याद कर लें, तो आप वो एक लेक्चर देखेंगे, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। खैर अब ये आपके पास 6 × 3 की पावर n+2 और 3 की पावर ये शेप बन गई थी। इसके बाद में आपने क्या किया, इसको यूँ लिख दिया, ठीक है, 3 - 1 2 आ गया, 3 की पावर n को वैसे रखा, अभी ये 2 3 6 कर दिया हमने। अब ये 3 × 3 की पावर n-2 ओवर 3 की पावर n आ गया। अब आप इसको ऐसे कर लें, देखें ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 1 + n-2, ठीक है, ये लिखा। और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी पावर इसकी, तो ये माइनस हो गई, ठीक है। आपको पता है डिवाइड वाली वैल्यू जो होती है तो उसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये दोनों को हम प्लस में और इसको माइनस में लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 1 - 2 आया, जिसका आंसर 3 की पावर -1 आ गया। 3 की पावर -1 को 1/3 कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि माइनस पावर हो तो हम उसका आंसर उसमें नहीं देते, बल्कि हम उसे जगह चेंज कर देते हैं। अच्छा जी 8 क्वेश्चन है, देखें यहाँ अभी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए थे, इंटीजर्स, वो थे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे थे इंटीजर्स जो एक एक नंबर के फ़र्क से आते हैं, ठीक है। उसको करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि हम अगर एक वैल्यू x लेंगे तो दूसरी x+1 होगी, फिर x+2 होगी, फिर x+3 x+4 इस तरह से बन जाएगी। वहाँ मैंने x+1 लिया था पहला डिजिट, तो दूसरा हमने x+2 और फिर x+3 लिया था। अब यहाँ वो आपसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं कह रहा, बल्कि ऑड इंटीजर्स कह रहा है। अब ऑड इंटीजर्स यानी ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9 11 13 ये होते हैं, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब आप वो सीक्वेंस देखें 1 3 5 7 सब में 2 का फ़र्क आ रहा है, तो बस यही बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे सब में 2 का फ़र्क आएगा। तो आपने क्या करना है, जब फर्स्ट इंटीजर आपने अगर x+1 लिखा है तो अब इसमें 2 ऐड करके आपको अगला इंटीजर मिलेगा, और इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला मिलेगा। तो बेसिकली देखें 1 3 5 ही आ रहा है ना x के साथ, लेकिन क्योंकि हमें नंबर नहीं पता अभी वो कौन से, तो x+1 x+3 x+5 ये हमारे 3 नंबर्स आ गए। कंडीशन ये दी हुई थी कि तीनों का सम 51 के बराबर है, जो हमने कर लिया, इसको सिंपल ऐड किया, ये चीज़ आ गई, ये आ गया, माइनस कर दिया इधर आके 9 को, ये आ गया, अब ये डिवाइड किया 42 और 3 14 आ गया। तो 14 आपका x आया है। हमने इसको आगे बताना है कि x फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है हमारा x+1, तो 14 + 1 15, सेकंड क्या है x+3 यानी 14 + 3 17, थर्ड क्या है x+5 यानी 19 14 + 5 हो गया। तीनों को ऐड करें आपके पास आंसर 51 ही आएगा, तो हम इससे साबित हो जाएगा कि हमने सही किया। अच्छा जी, उसके बाद में 9 क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets, ठीक है, यानी कि 2 बकेट्स में 96 बॉल्स को अब्दुल्ला ने रखना है। किस तरह से रखना है कि एक बकेट 1 बकेट हैज़
8 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, एक बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी बकेट की निस्बत। तो हाउ मैनी बॉल्स आर वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं। ठीक, अब देखें आपने पहला काम तो ये किया कि हमने लिख दिया टोटल बॉल्स इन 2 बकेट्स 96 बॉल्स। ठीक है, इस हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखने का तरीका। सिंपल बात ये कि टोटल बॉल्स इन 2 बकेट्स, 2 बकेट्स में टोटल बॉल्स 96 आ गए। अब हम लेट कर लेते हैं कि एक बकेट में हमने x बॉल्स रखी हैं। ठीक है, अगर एक बकेट में x बॉल्स हैं तो दूसरी बकेट में ज़ाहिर है उससे 28 ज़्यादा हैं तो वो x + 28 हो जाएगा। और अगर हम इसको कहते हैं कि इसमें 28 हैं, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है तो माइनस कर देंगे, लेकिन हमने इसको ऐसे रखना है x बॉल्स इसमें तो दूसरी में x + 28 यानी इससे 28 ज़्यादा, 28 ज़्यादा। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये है कि दोनों बकेट्स की बॉल्स का सम 96 है। सिंपल सी बात है, सम ही होगा ना 96, तो हमने इसको यूँ लिख देना x + 28 = 96। ये आपकी कंडीशन आ गई। उसने सम करके कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। जब उसने कहा कि 2 बकेट्स के अंदर 96 बॉल्स प्लेस करनी है तो इसका मतलब है उन दोनों बकेट्स की बॉल्स का सम 96 होना चाहिए। तो ये बकेट 1 ये बकेट 2 इन दोनों का सम 96। अब आपने इसे सॉल्व कर दिया, ये चीज़ आ गई, इसको उठा के इधर लाएगी, आ गया 68 आ गया, 68/2 34 बॉल्स आ गई। ये एक बकेट यानी x जो पहली बकेट थी x बॉल्स वाली उसकी 34 बॉल्स आ गई, तो दूसरी बकेट में 34 + 28 आ जाएगा। ठीक है, x + 28 करके, तो ये देखिए x + 28 34 + 28 तो 62 बॉल्स आ गए, यानी कि सो बॉल्स इन ईच बकेट इज़ 34 एंड 62। ठीक है, आगे 10th क्वेश्चन है इसका। ये थोड़ा सा फार्मूला मेरे से गलत हो गया था, मैंने आगे कर दिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले समझ लें कि क्या कह रहा है वो। सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक में सलमा ने 3,50,000 रुपये जमा करवा दिए। ठीक है, वो कहते हैं कि विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर एनम यानी सालाना, कि बैंक जो है उसको 7 × 1/4% प्रॉफिट देता है सालाना। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम, 2 साल के बाद रेट 8% पर एनम बन जाता है, यानी प्रॉफिट रेट 8% बन जाता है। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि 7 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगी। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जिसे हमने समझना है। एक तो बात ये कि आपको पहले उसने कहा प्रॉफिट 7 × 1/4%, जैसे ये टोटल अमाउंट 3,50,000, ये इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बैंकों में पेमेंट रखी जाती है ना इस तरह से, जो आप फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं जिसके ऊपर आपने मुनाफा लेना होता है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट ही कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप प्रिंसिपल अमाउंट लिख दें, सिर्फ अमाउंट लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। 3,50,000 का रेट ऑफ प्रॉफिट 7 × 1/4% जो कि 29/4% आ जाएगा। ठीक है, इसको अब बेहतर है कि पहले परसेंटेज को यहीं सॉल्व कर लें। ये मेरे से फॉर्मूले में वहीं ऐसी ही कोई गलती हो गई थी, इसी वजह से मैंने इसको अब यहाँ पे इस तरह किया कि परसेंटेज में लिखा आपने 29/4 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब आपको पता है 1/100 होता है, तो 29/400 आ गया। तो आप इसको यहीं पे चेंज करने तो अच्छी बात है, वरना आपको फॉर्मूले में आगे जाके जब लिखेंगे तब भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो चीज़ आ रही है वो इंपॉर्टेंट है कि टाइम लिखा मैंने 2 साल यहाँ। देखिए क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8%, यानी 2 साल तक तो हमें जो रेट मिला वो 7 × 1/4% मिला। तो 2 साल तक के टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट है वो अलग है और अगले 5 साल के लिए अलग होगा, क्योंकि टोटल 7 साल की बात हुई है। ठीक है, तो 2 साल का प्रॉफिट हम अलग निकालेंगे और 5 साल का अलग निकालेंगे। तो पहले 2 साल हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, ये रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 29/4% था, जिसका मतलब 29/400। ठीक है, 400 में से 29 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है, इसका ये मतलब आ जाता है। टाइम 2 ईयर्स, ये हमने याद रखना है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये रेट जो होता है ये असल में रेट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट होता है PIT, ये आपका फॉर्मूला होता है असल में P × I × T। ठीक है, यहाँ हम रेट ही लिख रहे हैं उसे जैसे उसने दिया हुआ रेट ऑफ प्रॉफिट करके। अब आपने ये लिखा प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 मल्टीप्लाई 29/400, देखें आसानी से लिख दिया यहाँ पे, वरना आप यहाँ लिखते 29/4%, फिर उसे सॉल्व करके 29/400 देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। ये करने का अब आपने इसे सिंप्लीफाई, बस सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ये मैंने कैंसिल कर दी 0 से, कर दें ना करें कोई हर्ज नहीं, मतलब वो ये कैलकुलेटर का काम है सारा। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 50,750 रुपये। ठीक है, 50,750, ये आपका प्रॉफिट आया फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का। ठीक है,
अब हम आगे आ जाते हैं। नाउ रेट बिकम्स, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट बिकम्स 8%। ये मैंने रेट ही लिख दिया, रेट ऑफ प्रॉफिट लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि पूरी बात आपको नज़र आए। रेट ऑफ प्रॉफिट है तो आप रेट ऑफ प्रॉफिट ही लिखिएगा इसे 8%, 8/100, ठीक है। वही बात कि 8% परसेंटेज 1/100 होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ टाइम आपके पास 5 ईयर्स है, क्योंकि टोटल उसने 7 साल बाद पूछा था, तो 7 साल का मतलब ये कि 2 साल पहले 7 × 1/4% और 5 साल अगले जो है 8%, तो ये आ गया। अब आपने फॉर्मूला लिखा P × T × अब वो आप इसको आगे पीछे कर दें, कोई मसला नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो P × रेट × टाइम हो या P × T × रेट हो, और वही रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, रेट ऑफ प्रॉफिट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है I। तो खैर ये आपके पास दोबारा से वही चीज़ आ गई। अब आपने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आपके पास 1,40,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी टोटल प्रॉफिट कितना आया 50,750 प्लस 1,40,000, जो आ गया 1,90,750, 1,90,750। अब अक्सर क्वेश्चन आप बच्चे जो हैं यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी खामी होगी, और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई नंबर ना दिए जाए इस पर, क्योंकि इसमें जो चीज़ पूछी जा रही है हमने उसको कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि वो अमाउंट मालूम करें जो 7 साल के बाद उसके पास होगी। अब 7 साल के बाद जो अमाउंट उसके पास होगी उसने वो पूछी, उसने ये नहीं पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अगर वो कहता फाइंड द प्रॉफिट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो फिर यही आंसर था। अब वो अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, वो प्लस ये, तो ये दोनों मिल के उसके पास ये वाली अमाउंट बनती है। फिर तो उसने ये पूछी है आपसे, ठीक है। तो बेटा ये गलती नहीं करनी है, इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स विल बी दिस, ठीक है। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है जी। तो ये ख़त्म हो गया 10 क्वेश्चन, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे यहीं पे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।